प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम लोग द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के पेपर प्रथम आधुनिक संविधान के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को पढ़ेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, जो कि अमेरिका में एक संवैधानिक आधार है, जैसे अमेरिका के संविधान के द्वारा लागू किया गया है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत किस प्रकार क्रियाशील होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का दर्शन सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, जिससे अमेरिका के संविधान निर्माता बेहद प्रभावित थे, जिसके अनुसार अमेरिकी सरकार की विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखाओं की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के क्रम में एक दूसरे से इन्हें पृथक और एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया, जिससे ये एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकें और सरकार का कार्य बेहतरीन रूप से संपादित किया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। नई दुनिया, जैसे कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, उसकी स्वतंत्रता की घोषणा के उपरांत जिस संविधान का निर्माण हुआ, उसने न सिर्फ अमेरिकी जनता और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा, बल्कि विश्व के समक्ष एक आदर्श भी स्थापित किया। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है, जिसमें राज्य के स्वरूप, नागरिकों के अधिकार, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन जैसे पहलू शामिल किए गए। संविधान के द्वारा प्रथम अनुच्छेदों में ही इस प्रकार के प्रावधान कर दिए गए, जिससे कि कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना एक दूसरे से पृथक रहे और अपने क्षेत्र में कार्य कर सके। अमेरिका में सरकार के तीनों अंगों के लिए यह प्रयत्न किया गया, यह प्रबंध कर दिया गया, और यही शक्ति पृथक्करण का आधार भी अमेरिका में स्थापित होकर दिखाई देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका शक्ति पृथक्करण के दर्शन के द्वारा जिस रूप में संविधान निर्माता प्रभावित थे, उसके अनुसार सभी शक्तियों को एक दूसरे के दुरुपयोग को कम करने के लिए और रोकने के लिए एक दूसरे से पृथक रखा गया। परंतु शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नियंत्रण एवं अवरोध अथवा नियंत्रण एवं संतुलन के तंत्र से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है, जो शक्ति पृथक्करण के प्रयोग को प्रासंगिक और व्यवहारिक बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 1 विधानमंडल को शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति को कार्यकारी अथवा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्रदान करता है और अनुच्छेद 3 एक स्वतंत्र न्यायपालिका का सृजन संयुक्त राज्य अमेरिका में करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका, जैसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, कांग्रेस का चुनाव राष्ट्रपति से पृथक रूप से किया जाता है, अर्थात वहां की जो विधायिका है उसका चुनाव कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक होकर किया जाता है, जो विधानमंडल का भाग भी नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों के कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ऐसी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी संविधान प्रदान करता है। कांग्रेस को
संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कानून बनाने की एकाधिकारी शक्ति है। अप्रदत्त सिद्धांत के अंतर्गत कांग्रेस अपनी विधि निर्माण की जिम्मेदारियों को किसी अन्य एजेंसी को नहीं दे सकती। राष्ट्रपति अपने किसी विधेयक को रोकने की वीटो शक्ति के द्वारा कांग्रेस को नियंत्रित करता है, लेकिन कांग्रेस प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से वीटो को समाप्त कर सकती है। जब दोनों सदन स्थगन की स्थिति पर सहमत नहीं हो पाते, तब राष्ट्रपति इस विवाद का निपटारा करने में समर्थ है। राष्ट्रपति एक सदन या दोनों सदनों की आपात बैठक को बुला सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना एवं नौसेना का नागरिक कमांडर इन चीफ होता है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि आपात संकट की स्थिति में उसके पास उचित सैनिक कार्यवाही करने का आदेश देने की शक्ति होती है। हालांकि युद्ध घोषित करने की शक्ति स्पष्ट रूप से एकमात्र कांग्रेस को प्रदान की गई है। साथ ही सैनिक बलों के प्रबंधन और वित्तीयन के प्राधिकार भी कांग्रेस के पास निहित है। कांग्रेस के पास सशस्त्र बलों को संचालित करने वाले कानून एवं विनियम बनाने का अधिकार एवं कर्तव्य भी है, जैसे सैनिक न्यायालय की समान संहिता और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी जनरल एवं एडमिरल के उनके पद धारण करने से पूर्व सीनेट के बहुमत द्वारा उनकी नियुक्ति की पुष्टि की जाती है। न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती है और अधीनस्थ न्यायालय कांग्रेस द्वारा स्थापित किए जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सलाह एवं सहमति से की जाती है। न्यायाधीश अपने सद्व्यवहार तक अथवा सदाचरण पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और उन्हें प्राप्त लाभों को उनके पदस्थ रहने तक, पदस्थ रहने का अभिप्राय है जब तक वे पद पर हैं, पदस्थ रहने तक कम नहीं किया जा सकता। यदि एक न्यायालय के न्यायाधीश इस प्रकार की योग्यता नहीं रखते, तो वह न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसे न्यायालय जो न्यायिक शक्तियों का निर्वहन करते हैं, उन्हें संवैधानिक न्यायालय कहा जाता है। कांग्रेस विधायी न्यायालय अवस्थापित कर सकती है जो न्यायिक एजेंसी या आयोगों के स्वरूप के नहीं होते और जिनके सदस्यों को संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के समान पदावधि की सुरक्षा या लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। विधायी न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायिक निर्णयों का निर्वहन नहीं कर सकते। न्यायालय न्यायिक समीक्षा के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। संविधान में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है, किंतु उसका प्रावधान विभिन्न संविधान संशोधनों में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की। कानून की संवैधानिकता की समीक्षा करने की शक्ति को कांग्रेस के द्वारा सीमित किया जा सकता है, जिससे न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त होती है। स्वतंत्रता के कारण तीनों अंग एक दूसरे के कार्य में बाधा न डालें, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को विकसित किया। कांग्रेस अमेरिका की व्यवस्थापिका है और कानून बनाने की शक्ति इससे प्रदान की गई है, लेकिन कोई भी कानून तब तक अंतिम रूप धारण नहीं कर सकता जब तक कि उस पर कार्यपालिका अथवा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कानून बनते हैं। विधेयकों को राष्ट्रपति वीटो कर सकता है। उसके पास 2 प्रकार के वीटो का अधिकार है, जिसे हम लोग एक पॉकेट वीटो और एक निलंबित वीटो के नाम से जानते हैं। कांग्रेस की शक्ति पर न्यायपालिका का नियंत्रण रखा गया है।
कांग्रेस द्वारा पास किया गया कोई भी कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। संविधान के अनुसार कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं। राष्ट्रपति अनेक महत्वपूर्ण संघीय नियुक्तियां कर सकता है, लेकिन वह तब तक अमल में नहीं हो सकती या प्रयोग में नहीं लाई जा सकती जब तक कि उन पर कांग्रेस की सीनेट की स्वीकृति न मिल जाए। यदि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान की व्यवस्था के अनुसार नहीं करता है तो न्यायपालिका उस कार्यवाही को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति कांग्रेस को समय समय पर संदेश भेजकर, राष्ट्र से अपील करके और कांग्रेस के सांसदों से संपर्क करके विधायिकी कार्य को प्रभावित कर सकता है। इधर कहा गया है कि कांग्रेस को भी राष्ट्रपति पर कई प्रकार के नियंत्रण उपलब्ध हैं। विभागों, आयोगों और कई कार्यपालिकाई संस्थाओं का निर्माण कांग्रेस करती है, जबकि इनके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यपालिका बजट बनाती है, लेकिन अनुमोदन कांग्रेस के अधीन रखा गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनाध्यक्ष है और युद्ध संधि कर सकता है, लेकिन इसका अनुमोदन भी कांग्रेस के अधीन है, विशेषतः सीनेट के अधीन। राष्ट्रपति ही सभी प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करता है और पदों पर मुक्त भी कर सकता है, लेकिन उसके ये सारे कार्य सीनेट के विशेष समर्थन के द्वारा ही लागू किए जा सकते हैं। यह भी कहा गया है कि एक नियंत्रण और बड़ा महत्वपूर्ण नियंत्रण यह है कि महाभियोग के द्वारा कांग्रेस राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटा सकती है, पद मुक्त कर सकती है। कांग्रेस के अधिनियमों और राष्ट्रपति के आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है और उन्हें विधि शून्य भी वह घोषित कर सकती है, अर्थात इल्लीगल घोषित कर सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु उसके लिए सीनेट की सहमति आवश्यक है। कांग्रेस न्यायाधीशों की संख्या, वेतन, भत्ते, सेवा एवं शर्तें तय करती है और कांग्रेस न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग ला सकती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो अमेरिका की व्यवस्था शक्ति पृथक्करण को केंद्र में रखकर चलती है, लेकिन शक्ति पृथक्करण किस रूप में संचालित होता है? यदि शक्ति पृथक्करण को उसी रूप में लागू किया जाए तो कहा जाता है व्यवस्था टकरा जाएगी, व्यवस्था के अंतर्गत गतिरोध उत्पन्न होंगे। प्रत्येक कार्यकारी संस्था अपने स्वरूप और अपने कार्यों के मामले में एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र है। यदि यही स्थिति इन तीनों के बीच में रहे तो कहा जा सकता है कि न केवल एक बड़ा गतिरोध उत्पन्न होगा, बल्कि संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के संविधान निर्माताओं के द्वारा कुछ ऐसे नियंत्रण प्रत्येक कार्यकारी अंग पर, सरकार के अंगों पर एक दूसरे के द्वारा स्थापित किए गए, जिससे व्यवस्था नियंत्रित भी रहे और उस नियंत्रण के परिणाम स्वरूप संपूर्ण शासन व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में एक ऐसा संतुलन स्थापित हो जिससे सरकार एवं राजनीतिक व्यवस्था अपने समूचे उद्देश्यों को पूरा कर सके। कहा गया है कि जब अधिकारों का विभाजन होता है तो केंद्रीय सत्ता का खतरा तो टल जाता है, लेकिन स्वतंत्र सत्ताओं के स्वेच्छाचारी होने का खतरा बना रहता है। अतः स्वतंत्र अंगों के मध्य नियंत्रण और संतुलन बड़ा आवश्यक हो जाता है और इसीलिए अमेरिका में अधिकारों के विभाजन के साथ साथ, शक्तियों के विभाजन के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक अंग को निरंकुश होने से रोकना और उसको उत्तरदायी बनाना। इस सिद्धांत का अंतर्निहित तत्व यह है कि किसी भी अंग के पास असीमित शक्तियां नहीं हैं, अपितु अन्य अंगों की शक्ति उसकी सीमाओं का आकलन करती है और उसे सीमांकित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।